आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूकैरियोट। यू से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए यू का मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है वेल, और वेल का मतलब क्या है, यानी कि गुड। ठीक है। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी सेल जिसके अंदर एक वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल हम उसको कहेंगे। अब देखो इसको, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब किस किस में मिलेंगी, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर हमेशा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये सेल है ना, इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोशिका इसको कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका वो है जिसके अंदर केंद्रक जो है वो सुव्यवस्थित है। उसके जो सहायक अंग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सभी क्या हैं, सुव्यवस्थित हैं। उसे ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल हम उसको कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर होती है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनके अंदर होंगी। अब प्रोटिस्टा, ये भी क्या है, एक बहुकोशिकीय प्राणी में आ जाता है। इसमें प्रोटिस्टा ग्रुप जो है, पौधे हैं, पशु है, कवक हैं, इन सब में ज़्यादातर कौन सी सेल होती है, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका इनके अंदर होती है। साइटोप्लाज्म झिल्ली बाउंड ऑर्गेनल की उपस्थिति के कारण डिब्बों में विभाजित होता है। इसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट क्या है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। उन ऑर्गेनल्स के चारों तरफ क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है, और उसी कवरिंग की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिब्बों में, यानी कि चैम्बर्स में डिवाइड होता है, कक्षों में विभाजित होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली वाले सुव्यवस्थित नाभिक होते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका में क्या होंगे, परमाणु, इनके जो कोशिका में परमाणु झिल्ली वाले सुव्यवस्थित नाभिक होते हैं ये, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, अच्छा खासा जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यहाँ ये है। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का सुव्यवस्थित किया जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं इसके अंदर, उनके अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो है वो इनके अंदर भरा हुआ रहता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, यहाँ पर डीएनए है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर किसको बनाएंगे, वो गुणसूत्रों को बनाते हैं। गुणसूत्र ही क्या हैं, जो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी, जो एक पीढ़ी की इन्फॉर्मेशन को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, यानी नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर होता है। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे पौधों की कोशिकाएँ। कोशिका भित्ति प्लास्टर बड़े केंद्रीय रिक्तिका के रूप में पशु कोशिका की तुलना में भिन्न होती हैं। तो जो पौधे को प्लांट्स जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है पशु कोशिका भित्ति, पशु कोशिका से मतलब क्या है, पशु कोशिका से थोड़ी अलग होती हैं। इससे मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल से ये अलग होती है, किस वे में अलग होती है कि इसके अंदर एक तो कोशिका भित्ति होती है। ये जो पौधा, ये जो यानी कि जो पौधे की जो कोशिकाएँ होती हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। जबकि कोशिका भित्ति पशु कोशिका में नहीं होती है। प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं वो एक तरीके के पिगमेंट्स हैं, तो वो मतलब पौधे को कलर देने का काम करते हैं। कुछ प्लास्टिड्स, सब नहीं, कुछ प्लास्टिड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं, तो ये इनके अंदर होते हैं, जबकि पशु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसमें पशु कोशिका में इसकी जगह पर क्या होगा, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो जो हैं पौधे कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अब इसमें डिटेल में हम बात करेंगे पशु सेल की, यानी कि एनिमल सेल की। एनिमल सेल क्या है, सेल झिल्ली लिपिड से बना होता है। इसकी जो सेल की जो झिल्ली है, यानी कि जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें लिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो विलीन में व्यवस्थित होता है, लिपिड घटक मुख्य रूप से फॉस्फोग्लिसराइड से बने होते हैं। बाद में पता चला कि कोशिका में प्रोटीन भी मौजूद होती है। प्रोटीन और लिपिड का अनुपात विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। और पहले तो यही पता था कि ये जो सेल है ये केवल किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। सेल की जो झिल्ली है ना, सेल की जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड की बनी हुई है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर ये जो लिपिड है इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। लिपिड भी किसके बने होंगे, फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि जो इसके लिपिड के साथ साथ इसका एक और सहायक पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होती है। और
ये जो प्रोटीन है ये विभिन्न भिन्न प्रोटीन और लिपिड का जो अनुपात है भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन झिल्ली प्रोटीन अभिन्न या अपरिधीय होता है। तो ये कैसी होगी, अभिन्न हो सकती है या अपरिधीय हो सकती है, यानी कि परिधि पर ना मिलने वाली, जो बाहर वाला जो मार्जिन है वहाँ ना मिलकर अंदर की तरफ भी हो सकती है। अभिन्न प्रोटीन झिल्ली में दफन होता रहता है लेकिन परिधीय प्रोटीन सतह पर स्थित होता है। जो अभिन्न जो है वो कैसी होती है, अभिन्न प्रोटीन तो प्रोटीन कहाँ पर होगी, वो दफन होगी। दफन का मतलब ब्यूराइड होगी, कहाँ पर होगी, इनसाइड होगी, सेल के अंदर की तरफ धसी हुई होगी, यहाँ पर एम्बेडेड होगी। जबकि जो लेकिन परिधीय प्रोटीन कैसी रहती है, वो सतह पर होती है, बाहर की तरफ। ये जो बाहर वाला सरफेस है यहाँ पर कौन सी होगी, परिधीय प्रोटीन होगी, और इसके अंदर की तरफ कौन सी होगी, अभिन्न प्रोटीन यहाँ इसमें दफन रहेगी, यानी कि एम्बेडेड रहेगी। नेक्स्ट है इसमें गायक। गायक यहाँ पर गायक से मतलब क्या है, यहाँ पर है सिंगर। ठीक है, ये ट्रांसलेट जब किया जाता है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है यहाँ पर सिंगर। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलसन। गायक नहीं है, ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर लिखिएगा सिंगर। क्या नाम है, सिंगर एंड निकोलसन। ये साइंटिस्ट थे और ये कब आए थे, 1972 में आए थे। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक फूड मोज़ेक मॉडल को इन्होंने प्रस्तावित किया, उसके बारे में इन्होंने ये दुनिया को बताया। और इसमें इन्होंने बताया था कि इस मॉडल के अनुसार लिपिड की अर्धद्रव प्रकृति लिपिड के वायलर के भीतर प्रोटीन के पार्श्व आंदोलन को सक्षम करती है। कि जो इन्होंने सिंपली ये कहा था कि जो फूड मोज़ेक मॉडल है, इसमें इन्होंने बेसिकली सेल के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो दो, यानी कि उनसे लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जो प्रोटीन है वो इनसाइड एम्बेडेड रहती है और जो लिपिड है वो बाहर की तरफ रहती है। और जो विभिन्न कार्य हैं सेल के, उन्हें करने का काम करती है। यहाँ पर गायक की जगह यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंगर लिखिएगा। ठीक है, सक्षम होती है। नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है इसके पार अणुओं की परिवहन है। अब प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली आपको पता है ना, सेल के बाहर की तरफ होती है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है कि अणुओं को अंदर और बाहर जाने में मदद करती है। अणु यहाँ से अणु बाहर भी जा सकते हैं, अंदर की भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, जिससे कि जो अणु हैं वो अंदर बाहर की तरफ हो सकते हैं, परिवहन में ये मदद करती है। अब यहाँ पर जो है इनके बीच में जो डिफरेंस है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये जो अणुओं का जो ट्रांसफ़र हो रहा है झिल्ली के दोनों साइड से, यहाँ से इधर जाना, इधर से इधर जाना, अंदर की तरफ आना या बाहर की तरफ जाना, तो इनमें क्या होते हैं, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होते हैं। परिवहन जो है वो दो टाइप के होते हैं। अणुओं के जो परिवहन हो रहा है वो दो प्रकार से होगा। एक तो सक्रिय परिवहन होगा, एक कैसा होता है, नकारात्मक परिवहन इसमें होता है, या निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय और सक्रिय, दो तरीके से इसका अणुओं का परिवहन होता है। तो देखो निष्क्रिय कैसा, ये इसे कहेंगे, नकारात्मक को लिख लीजिएगा यहाँ पर, निष्क्रिय। ठीक है, ये निष्क्रिय परिवहन है या पैसिव ट्रांसपोर्ट हम इसको कहेंगे। सक्रिय परिवहन कैसे होगा, परिवहन में कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा का व्यय शामिल होता है, यानी कि जब अणु इधर से बाहर की तरफ जा रहा हो या बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हो, तो इसको अंदर बाहर होने में क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, बिना एटीपी के ये वर्क नहीं करेगा, इसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी ये अंदर बाहर हो सकता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोशिका को कोई भी ऊर्जा वहाँ नहीं देनी पड़ती, कोई भी खर्च इसमें नहीं होता है उसका, वो बिना एनर्जी के ही अंदर बाहर हो सकता है। पर ये जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके आर पार हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें, यह एकाग्रता ढाल के खिलाफ होता है। ठीक है, एक एकाग्रता ढाल क्या होता है, यानी कि इसके सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड में जो डिफरेंसेस है उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके अगेंस्ट होता है ये, है ना, उसमें ज़्यादा ग्रेडियंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें नहीं, वो डिफरेंसेस के अगेंस्ट होगा। जो भी उसमें ग्रेडियंट फिल है उन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये जो परिवहन है हमेशा एकाग्रता ढाल के साथ होता है। ठीक है, एकाग्रता ढाल से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्लूइड है उसमें ज़्यादा इसको उसकी मतलब इसकी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। ये एकाग्रता ढाल मतलब जैसा उसके अंदर फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के जैसा लिक्विड है उसके साथ वो मतलब कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसा उससे कोई मतलब नहीं होता है,
और बिना इसकी कोई मतलब इसके ये जो फ्लूइड है इसकी इन्हें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके जैसा फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र अंदर बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यह एक तीव्र प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही तेज़ इंटेंस प्रोसेस है ये। और ये कैसा है, ये इसकी तुलना में बहुत धीमा प्रोसेस है। इंटेंस तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए जब किसी को एटीपी या एनर्जी जब किसी को मिल जाएगी तो वो जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी तेज़ हो जाएगा। और जब किसी को एटीपी या एनर्जी उसको नहीं मिल रही है तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर जाने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, वो ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, इसमें प्रसार द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण तक पानी की गति को ऑस्मोसिस कहा जाता है। देखो एक प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न, प्रसार द्वारा। प्रसार को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ठीक है। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि प्रसार में क्या होता है कि जो वाटर है उसका जो फ्लो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और यहाँ पर पानी का जो मात्रा है वो यहाँ पर थोड़ी कम है, तो क्या होगा कि जो पानी है बहकर कहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर इसकी कमी है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस, हम इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं और कवकों में मौजूद होती है। जो कोशिका भित्ति है वो कहाँ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होती है, प्लांट सेल में या फिर जो कवक होते हैं उनके अंदर ये होती है कोशिका भित्ति। और शैवाल में सेल की दीवार होती है जो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंट्स और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों की बनी हुई होती है। अब आपके दिमाग में होगा कि शैवाल क्या है, शैवाल भी तो एक प्लांट का ही टाइप है ना। शैवाल क्या है, एक टाइप का प्लांट है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। जब क्लोरोफिल है तो ये अपना फूड खुद बनाएगा। तो जब ये प्लांट वाली कैटेगरी में आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी इनमें, पादप कोशिका भित्ति इनके अंदर होगी। और ये जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, ये मान लीजिए कोई सेल है, शैवाल है, शैवाल की ये सेल है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, गैलेक्टेंट्स की, कैल्शियम कार्बोनेट आदि ऐसे खनिजों की ये बनी हुई होती है। और जैसे कुछ अन्य पौधे होते हैं, अन्य पौधों में ये ऐसी नहीं होती है। तो बात हुई एल्गी की, यानी कि शैवाल की। अब इसमें जैसे कुछ अन्य पौधे होते हैं जिसमें सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन है और प्रोटीन की बनी हुई होती है। कुछ जो और पौधे हैं एल्गी के अलावा उनकी जो दीवार बनी हुई होती है वो किसकी होती है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की, पैक्टिन की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं एक टाइप के पदार्थ हैं। और ये पदार्थ मिलकर किसे बना रहे हैं, कोशिका की भित्ति को बना रहे हैं। भित्ति आप समझ रहे हैं ना, दीवार है ना, वॉल उसे कहते हैं। अब देखो इसमें हम बात करेंगे युवा पौधे की प्राथमिक कोशिका दीवार विकास में सक्षम होती हैं जो परिपक्व कोशिकाओं में कम हो जाती है। जो मैच्योर प्लांट होते हैं उन जो युवा पौधे होते हैं, हाँ जो यंग प्लांट होते हैं, मैच्योर नहीं कहेंगे हम इनको, यंग प्लांट कहेंगे। यंग प्लांट में जो प्राथमिक कोशिका होती हैं उनकी जो दीवार है उसमें विकास करने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। अब युवा पौधा है जिसकी एज कम है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगी, प्राथमिक कोशिकाएं जो होंगी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और वो जब एक्टिव ज़्यादा होंगी तो उनमें डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, यानी कि उनमें जो डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी है यानी कि जो उनमें विकास की जो क्षमता है वो इनमें कई गुना ज़्यादा होती है। जबकि ये क्षमता कहाँ पर आकर कम हो जाती है, परिपक्व कोशिकाओं में ये कम हो जाती है। परिपक्व यानी कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब वहाँ पर जाके इनके अंदर जो डिवीज़न की क्वालिटी है वो इनमें आकर कम हो जाती है। अगर ये यंग है, यंग पौधे की जो प्राथमिक कोशिकाएं वहाँ पर ये प्राथमिक कोशिकाओं की दीवार में विकास बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे ये मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी तो वहाँ पर जाकर इनके अंदर जो विकास की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी। द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिकाओं के भीतर होता है। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन, ये पहली वाली तो बाहर वाली हो गई, ये प्राथमिक हो गई, प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी जिसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब जो द्वितीयक है वो कहाँ बनेगी, सेल के अंदर की तरफ बनेगी। पहले तो ये बनी तो इसीलिए प्राथमिक का, ये दोबारा बनी इसको कहेंगे द्वितीयक। और ये कहाँ पर होगी, सेल की तरफ बनेगी, यानी कि इनसाइड, जहाँ पर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा पड़ोसी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, जैसे ये एक सेल है,
ये एक सेल है, इस सेल के बीच में एक मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर होता है और उसी को हम बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा हम इसको कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा इसको कहा जाता है। और ये क्या करेगा, इसको दोबारा हम बना देते हैं, जैसे ये सेल है और ये वाली सेल है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है दोनों के बीच में, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब क्या होगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों का जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये एक्सचेंज करने का काम करता है, इसी को बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइलाइसोसोम और वैक्यूल शामिल होते हैं। वैक्यूल से यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या मतलब क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म है सेल का जो जीव द्रव्य है या कोशिका द्रव्य जो है, जीव द्रव्य नहीं, या जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम होंगे, ये सभी इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या फिर एनिमल कोशिकाएं जो होती हैं, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि जो इसके सहायक अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।